नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन और रूस की जंग अब इतने खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है कि विश्व युद्ध की आहट आने लगी है। मामला जेलेंस्की से आगे बढ़कर अमेरिका तक पहुंच गया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने आज अमेरिकी राजदूत को तलब किया है और उनसे कहा कि जो बाइडेन ने पुतिन को लेकर जो टिप्पणी की है उसने दोनों देशों के रिश्तों को खत्म करने के कगार पर पहुंचा दिया है। बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहा था, वहीं अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी कह दिया है कि अगर जंग नहीं रुकी तो तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आ सकती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि यूरोप में माइनस तापमान के बीच कैसे विश्व युद्ध वाला माहौल गर्म हो चुका है। यूक्रेन पर छोटे बम और रॉकेट नहीं दागे जा रहे, बल्कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमले शुरू हो चुके हैं। ये धमाके भी बहुत छोटे हैं। अगर विश्व युद्ध होगा तो धमाके भी उतने ही बड़े होंगे, जोरदार होंगे। तोप के गोलों से लेकर मिसाइल के हमलों तक, और फिर नौबत न्यूक्लियर अटैक तक आ सकती है। क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग अगर विश्व युद्ध की तरफ बढ़ी तो उसके बाद परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर युद्ध की बातें ख्याली बातें नहीं, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। खुद व्लादिमीर जेलेंस्की ने कह दिया है कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत फेल हो गई और सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए तो यूक्रेन में चल रही लड़ाई दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाएगी। They're children. You cannot reverse this situation anymore. So you cannot just demand from Ukraine to recognize some territories as independent republics. These compromises are simply wrong. I cannot recognize, firstly, as a president, secondly, as a citizen, and thirdly, you cannot force people to love the enemy. That's impossible. What you can do is to make a pause and just decide on how we are going. जेलेंस्की ने जब विश्व युद्ध का जिक्र किया तो उधर ब्रिटेन से ऐसी तस्वीरें आने लगी जिससे साबित होता है कि पूरा यूरोप इस वक्त बारूद नहीं, परमाणु बम के ढेर पर बैठा हुआ है। ये ट्रक देखिए, ये ब्रिटेन की सेना के काफिले का हिस्सा है। रिपोर्ट है कि इस ट्रक में 6 न्यूक्लियर बम ले जाए जा रहे हैं। लोकेशन है ब्रिटेन का ग्लासगो सिटी सेंटर। ये न्यूक्लियर बम रॉयल नेवी के आर्म्स डिपो में ले जाए जा रहे हैं। पूरे यूरोप में इस वक्त परमाणु अलर्ट जारी है क्योंकि रूस ने भी अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेन और रूस की जंग को लेकर दुनिया का पारा इस वक्त कितना गर्म है, विश्व युद्ध को लेकर खतरा कितना ज्यादा है, इसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यूरोप यात्रा से समझा जा सकता है। बाइडेन 25 मार्च को नेटो के एक और देश पोलैंड जाने वाले हैं। पोलैंड का बॉर्डर यूक्रेन से मिला हुआ है। पोलैंड से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर यूक्रेन के लवीव शहर में भी रूस के हवाई हमले हो रहे हैं। यानी जहां बाइडेन जा रहे हैं वहां सरहद से कुछ दूरी पर इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक जंग चल रही है। इसलिए युद्ध के बीच बाइडेन का पोलैंड जाना रूस के कान भी खड़े करेगा, क्योंकि पोलैंड के रास्ते ही नेटो देश यूक्रेन को हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं। जबकि बाइडेन ये भी कह चुके हैं कि वो रूस से सीधे नहीं टकराना चाहते। यही वजह है कि नेटो ने भी यूक्रेन से किनारा किया हुआ है। क्या बाइडेन की यूरोप यात्रा से विश्व युद्ध का खतरा टलेगा या इस जंग की तपिश और तेज होगी? क्योंकि बाइडेन के यूरोप दौरे से रूस और चिढ़ सकता है और पुतिन इस दौरान यूक्रेन के खिलाफ हमलों को और तेज कर सकते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन बॉर्डर के करीब स्लोवाकिया में अपना एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट भी तैनात कर दिया है। इससे रूसी विमानों और छोटी दूरी की मिसाइलों को रोका जा सकता है।
यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने के लिए तो नेटो तैयार नहीं हुआ, लेकिन रूस के खतरे को देखते हुए उसने अपनी तैयारी तेज कर दी है, जिससे शक होता है कि ये जंग यूक्रेन के आगे भी बढ़ सकती है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की वार्निंग और यूरोप में परमाणु बम की मूवमेंट, ये दोनों बातें साबित करती हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। मामला कितना ज्यादा गंभीर है, इसे रूस की उस मिसाइल हमले से समझा जा सकता है जिसे पुतिन रूस का सबसे खतरनाक हथियार बता चुके हैं। देखिए रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का यूक्रेन के मिलिट्री अड्डे पर अटैक। Объединенной организации НАТО и России несопоставимы. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. व्लादिमीर पुतिन बहुत साफ शब्दों में कह चुके हैं कि रूस एक बड़ी परमाणु पावर है और उनकी इस बात को अगर रूस की किंजल मिसाइल से जोड़ा जाए तो खतरा एक नई बुलंदी पर पहुंच जाता है, जिसका नतीजा यूक्रेन, यूरोप या रूस ही नहीं दुनिया को तबाही तक ले जा सकता है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल कैसे इसका ट्रिगर पॉइंट बन सकती है, अब वो देखिए। किंजल मिसाइल को रूस ने पिछले कुछ वर्षों में तैयार किया है। ये रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट मिग-31 से दागी जाती है। मिग-31 खुद आवाज से करीब 3 गुना रफ्तार से उड़ता है। ये मिग-25 का नया वर्जन है जो कभी रूस का एक टोही विमान था। मिग-25 भारत के पास भी था और ऐसे 8 फाइटर जेट बरेली एयरबेस पर तैनात थे। अभी मिग-31 रूस की स्ट्रैटेजिक फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये विमान अब हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया गया है, जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। इस मिसाइल के खतरे को तफसील से समझिए। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रूस की स्कंदर मिसाइल का एयर वर्जन कही जाती है। रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति मिनट। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल को मिग-31 की बेली यानी एयरफ्रेम के निचले हिस्से में इंजन के बीचों बीच फिट किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सुखोई फाइटर जेट में ब्रह्मोस लगाई जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि मिग-31 जिसकी खुद की अधिकतम रफ्तार 3000 किलोमीटर है, उससे इस मिसाइल को फायर किया जाता है और ये 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। तो इसे इंटरसेप्ट करना यानी इसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन सी बात है। व्लादिमीर पुतिन ने एक वक्त किंजल को रूस का सबसे खतरनाक और गेम चेंजर हथियार बताया था और अब उसकी बोनी वो यूक्रेन के युद्ध में कर चुके हैं। А также из воздушного пространства на территории Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база. जिस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से यूक्रेन के ठिकाने पर हमला किया गया, तब रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां यूक्रेन की स्पेशल फोर्स और मिलिशिया के कई दस्ते मौजूद थे। रूस का दावा है कि किंजल के अटैक में यूक्रेन के 100 से भी ज्यादा सैनिक या मिलिशिया मारे गए हैं। रूस इस वक्त यूक्रेन में अपनी जिन 3 बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें विमान से लॉन्च की जाने वाली किंजल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। वहीं जमीन से जमीन पर वार करने वाली स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है और तीसरी है क्रूज मिसाइल कैलिबर, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा है। अभी रूस ने यूक्रेन में कैलिबर मिसाइल का 250 किलोमीटर वाला वर्जन इस्तेमाल किया है और इसने कीव से लेकर खार्किव में बहुत से हमलों को अंजाम दिया गया है। युद्ध के शुरुआती दिनों में रूस ने इस मिसाइल से बहुत हमले किए। अब रूस काला सागर में तैनात अपने जंगी जहाजों से भी मारिउपोल और ओडेसा में इसी कैलिबर मिसाइल से अटैक कर रहा है। В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов
о которой несколько дней назад официально предупреждала Минобороны России. По заявлению главы Сумской областной администрации, на заводе Сумы Химпром произошла утечка аммиака. Угрозы для жителей Сум нет. इन हमलों में एक ही दिन में रूस ने जो यूक्रेन की सेना को नुकसान पहुंचाया है उनमें 60 मिलिट्री ठिकाने हैं, 3 कमांडो पोस्ट हैं, एक मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, आर्टिलरी के 2 डिपो हैं, एक फ्यूल डिपो है, जबकि 52 ऐसी जगह हैं जहां यूक्रेन की सेना ने अपना गोदाम बनाया हुआ था। रूस ने यूक्रेन में अपनी बड़ी हवाई ताकत झोंकी हुई है। इसमें उसके सुखोई 35 फाइटर जेट भी शामिल हैं, जो लगातार अटैक सॉर्टीज यानी उड़ान भर रहे हैं। कीव और खार्किव के आसपास रूसी फौज को कवर देने के लिए कैमोव 52 अटैक हेलीकॉप्टर की भी लगातार मदद ली जा रही है। एंटी टैंक मिसाइलों, विक्र के अलावा एयर टू एयर मिसाइल और 80 मिलीमीटर के रॉकेट से लैस ये हेलीकॉप्टर 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये कैमोव 52 को इस कैटेगरी में दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर बना देती है। अब तक रूस की अटैक फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा कामयाब हेलीकॉप्टर साबित हुआ है। रूस ने अपने कुछ Mi-35 और Mi-24 हेलीकॉप्टर जरूर खोए हैं, लेकिन इक्का दुक्का नुकसान के अलावा कैमोव 52 हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। कैमोव ने यूक्रेन में कई मिशन अंजाम दिए हैं। डबल रोटर यानी ऊपर नीचे रोटर सिस्टम वाले इस हेलीकॉप्टर की पूंछ में पंखा नहीं लगा होता। रूसी फौज को क्लोज एयर सपोर्ट में इनका रोल अहम रहा है। यूक्रेन में इनके बिना रूस की टैंक मूवमेंट सुरक्षित नहीं मानी जाती है। रूसी फौज की इन तस्वीरों और जेलेंस्की के साथ पुतिन की बयानबाजी से साफ है कि यूक्रेन युद्ध अभी खत्म नहीं होने जा रहा। दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है। जेलेंस्की सरेंडर नहीं करेंगे, ये तय हो चुका है। वहीं पुतिन की बमबारी तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो जेलेंस्की को घुटने के बल बैठने पर मजबूर न कर दें। अभी जेलेंस्की के सामने उनके तबाह होते शहर हैं। कीव से लेकर खार्किव और मारिउपोल रूसी बमबारी में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। सवाल है कि क्या पुतिन का ये गुस्सा यूक्रेन तक रुकेगा या आगे बढ़कर इस जंग को विश्व युद्ध में तब्दील कर देगा। ऐसा लगता है कि यूक्रेन की राजधानी कीव का किला अभेद्य है। जेलेंस्की ने ऐसा जाल बिछाया है कि ताकतवर रूसी फौज शहर की सीमा पर खड़ी है, लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो पा रही है। मारिउपोल में भी कुछ ऐसा ही आलम है। रूसी मिसाइलें इस बंदरगाह शहर पर रातों रात, जिस तरह से रात में दिन में बम और गोला बरसा रही है, लेकिन मारिउपोल पर पुतिन के सैनिक कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों बेचैन है पुतिन? यूक्रेन के इन 2 शहरों पर जल्द से जल्द आधिपत्य स्थापित करने की बेताबी क्यों है? कीव राजधानी है, लिहाजा ये बात तो समझ में आती है कि बिना कीव पर कब्जा पूरा यूक्रेन विजय अधूरा है। लेकिन मारिउपोल पुतिन को इतना पसंद क्यों है? इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए पुतिन का 2 सिटीज प्लान क्या है। आसमान में धुएं का गुबार है। जमीन पर धमाकों से पूरा शहर छलनी हो गया है। रूसी फौज यूक्रेन पर कब्जे के लिए रातों दिन तबाही की नई कहानी लिख रही है। पूरा यूक्रेन इस वक्त जल रहा है। पुतिन की सैनिक लड़ाके जेलेंस्की को झुकाने के लिए युद्ध की नई नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन के 2 शहर जिस पर बास की तरह पुतिन की आंखें टिकी हैं, वहां मंजर भले ही बिखरे हुए मलबे, उठते हुए धुएं, घुटती हुई सांसों का हो, लेकिन यूक्रेन के 2 शहरों ने पुतिन की नींद उड़ा दी है। इन 2 शहरों पर कब्जे की कहानी जिस दिन फिनिश होगी, महायुद्ध का अंत उसी दिन हो जाएगा।
लेकिन फिलहाल मारियुपोल और राजधानी कीव में यूक्रेन की जाबाज सेना अपने से कई गुना ताकतवर रूसी सेना से लोहा ले रही है। Не лякайтесь, ви почуєте те, з чим ми живемо вже 25 днів. Звук, який став звичним для усіх. Наше це годинами, днями, тижнями. Наші люди чують це постійно. І одразу беруть дітей, допомагають старим, йдуть в укриття, у підвали, щоб врятуватись, щоб вижити. पुतिन की लाख चाहतों के बावजूद मारियुपोल और कीव पर पुतिन के कब्जे का सपना अधूरा है। लेकिन सवाल है, कीव तो राजधानी है, मारियुपोल में ऐसा क्या है जहां रूसी सेना आधिपत्य जमाने के लिए बेचैन और बेकरार है? राजधानी कीव से मारियुपोल की दूरी करीब 781 किलोमीटर है, लेकिन हालात दोनों के एक जैसे हैं। मतलब दोनों शहर रूसी फौजों को अपने ऊपर काबिज होने से रोकने में अब तक सक्षम हैं। लेकिन फिलहाल उस सवाल का जवाब तलाशते हैं जिसके पीछे मारियुपोल पर कब्जे की पुतिन की प्लानिंग है। मारियुपोल की सड़कों पर रूसी टैंक उतर चुके हैं। रूस लगातार हमले किए जा रहा है। रूस ने शहर में घेराबंदी कर दी है। इस घेराबंदी के बाद मारियुपोल में बिजली, पानी और गैस की सप्लाई बंद हो गई है। राजधानी कीव में कब्जा करने में असफल रहे रूस के निशाने पर यूक्रेन का मारियुपोल शहर क्यों है? यहां कब्जा करके रूस क्या साबित करना चाहता है और इसके क्या मायने हैं? ये समझने के लिए मारियुपोल शहर को जानना होगा, इसके भूगोल और इतिहास को समझना होगा। मारियुपोल यूक्रेन का बंदरगाह शहर है। अज़ोव सागर के तट पर बसा मारियुपोल यूक्रेन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। रूस इसे हथियाकर इस बंदरगाह से होने वाले व्यापार पर कब्जा करना चाहता है। ऐसा करके रूस आर्थिक तौर पर यूक्रेन की कमर तोड़ना चाहता है। इतना ही नहीं, पुतिन मारियुपोल पर कब्जा करके एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश में है। पूर्वी हिस्से का डोनेस्क और लुहांस्क पहले ही रूस समर्थित अलगाववादियों के नियंत्रण में है। अगर रूस मारियुपोल पर कब्जा कर लेता है तो वो इन दोनों क्षेत्रों और खुद के नियंत्रण वाले क्राइमिया के बीच सड़क मार्ग स्थापित कर पाएगा। रूस ने 2014 में क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। मतलब ये कि रूस अपने मंसूबे में सफल होता है तो यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह मारियुपोल पर उसका नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि रूस का ये सपना आज का नहीं है, वो 2014 से यही चाहता है, जिसे वो अब अंजाम दे रहा है। लेकिन यूक्रेन की सेना जान की बाजी लगाकर शहर को अब तक रूसी कब्जे में जाने से बचाने में कामयाब है। मारियुपोल में विध्वंस बढ़ता जा रहा है। अब तक 40,000 लोग शहर छोड़ चुके हैं। रूस ने किस हद तक मारियुपोल में घेराबंदी की है, इसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बयान से समझा जा सकता है। Но у российских пропагандистов сегодня довольно сложная задача, ведь впервые в истории президент иностранного государства выступал в Кнессете по видеозаписи и перед народом Израиля. Президент Украины, которого в Москве обвиняют в нацизме, выступал в Кнессете перед народом Израиля. Уже один этот факт подтверждает, насколько в Москве... मारियुपोल की तरह ही कीव करहा रहा है।
मिसाइलों के हमले से लोग दम साधे बैठे हैं। पूरे शहर में सायरन के शोर से लोग सहमे हुए हैं। शहर को रूस के सैनिक और पुतिन के चेचन लड़ाके घेरे हुए हैं, लेकिन कीव का किला ज़ेलेंस्की के हाथों अब भी सुरक्षित है और उसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना की रणनीति और हौसला। कीव की हिफाजत कर रहे यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि दुश्मन लगातार कीव पर जबरदस्त हमले कर रहा है, लेकिन उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। Сили Росії. Ми наступали декілька днів, і на третій день ми змогли вибити противника з населеного пункту. Колона рухалася на підкріплення своїх сил основних. Ми завчасно зайшли до них в тил, замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, вони попали в нашу пастку. Вони підірвались на темках. Потім ми їх накрили артилерією. Вони змушені були відійти до своїх позицій. यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव पर कब्जे की जंग में रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और अपने दावे को साबित करने के लिए यूक्रेनी सेना बाकायदा रूसी सेना की बर्बादी की तस्वीरें जारी कर रही है। Села, роблять там блокпости, намагаються рухатись все далі і далі. Наскільки вони не можуть рухатися далі і далі, вони відступають і залишають за собою техніку, поранених своїх, залишають своє майно, боєприпаси, зброю. अमेरिका का कहना है कि कीव में फाइनल अटैक की तैयारी में रूसी सेना शहर के बाहर इकट्ठा हो रही है। रूस की इस नई रणनीति को अमेरिका के मैक्सर ने बेनकाब कर दिया है। मैक्सर के सैटेलाइट रूसी सेना की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त रूसी सेना बारोदेंका के जंगलों में बिखर गई है, कस्बों और गांवों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जब भी यूक्रेन के सैनिक उनकी पोजीशन पर हमला करते हैं, वो दिशा बदल देते हैं। Вона вже готова, але вдосконалості немає меж, тому ми все робимо, щоб ця смуга стала неприступною для ворога. Приведені бригади територіальної оборони, які вже зайняли ці рубежі, які вже отримали бойовий досвід і стійко стоять на світі. रूसी सेना डिफेंसिव मोड में चली गई है। मैक्सर टेक्नोलॉजी की जारी तस्वीरों की माने तो रूसी सेना कीव के ओजेरा गांव के पास खाई खोद रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस जगह पर रूस अपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स को छुपाएगा। रूस एयरबोर्न यूनिट सड़क और ट्रेन के जरिए हथियार भेज रहा है, लेकिन उसके पास उन्हें रखने का ठिकाना नहीं है। कीव की जंग में रूसी सेना को ये समझ आ गया है कि वो कीव पर आसानी से कब्जा नहीं कर पाएगी, लिहाजा पुतिन ने अपनी सेना के बचाव के लिए ये किलेबंदी शुरू की है। सवाल है क्यों कीव का किला भेदने में अब तक रूसी फौजें नाकाम हैं। कीव शहर को यूक्रेनी सेना अब तक बचाने में कैसे कामयाब रही है? ज़ेलेंस्की का वो कौन सा प्लान है जिससे रूसी सेना को कीव की बाहरी सीमा तक रोक रखा है? पुतिन का कीव कब्जा प्लान आखिर इतना असफल क्यों साबित हो रहा है? За наш порятунок проти однієї з найчисельніших армій у світі, проти ракет, бомб, реактивної артилерії, проти літаків і гвинтокрилів, на яких росіяни пишуть вже зараз на Берлін. Бо вони хочуть піти далі, значно далі, ніж Україна. Вони хочуть піти всюди, вони хочуть піти до вас. Ми воюємо проти окупантів, які застрілюють біженців на дорогах, які вбивають звичайних мирних людей, які створюють штучний голод цілим містам, які спалюють житлові квартали. За 3 тижні цієї війни загинуло вже 115 дітей. Це найстрашніша війна у Європі
з часів Другої світової. І я впевнений. कीव के बचे रहने की कई वजह हैं। यूक्रेन की सेना का जबरदस्त प्रतिरोध तो है ही, साथ ही वो राज भी है जो कीव को अब तक बचाने में कामयाब रहा है। ये एक ऐसा राज है जिसकी बुनियाद सोवियत रूस के दौर में रखी गई थी। कीव शहर के नीचे सुरंगों का एक ऐसा जाल बना हुआ है जिनमें शहर के लोग और यूक्रेनी फौजी महीनों तक छिपकर रूस के खिलाफ जंग जारी रख सकते हैं। ये सुरंगों की एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें लोग भटक भी सकते हैं, लेकिन इस भूल भुलैया को जानने वाले इस सुरंग में एक जगह से घुसकर शहर के दूसरे हिस्से से बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल इन सुरंगों का इस्तेमाल शहर के पानी की निकासी के लिए किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन सुरंगों को जानने वाले जानते हैं कि यहाँ सालों पहले रूसी सेना के वो बंकर भी मौजूद हैं जिनमें आसानी से छिपा जा सकता है। इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि उसने राजधानी कीव और अपने नागरिकों की सुरक्षा का हर मुमकिन इंतजाम कर दिया है। यूक्रेन सरकार के मुताबिक रूसी हमले से बचने के लिए उसने कीव में 3000 बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं। यूक्रेन में पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंडरग्राउंड नेटवर्क मौजूद है। शहर की मेट्रो के 52 में से 47 सब स्टेशनों को भी बॉम्ब शेल्टर में तब्दील कर दिया गया है। इन बंकरों में हजारों लोग छिपकर महफूज रह सकते हैं। नीपर नदी के नीचे बनी एक मेट्रो लाइन के जरिए भी शहर के दोनों हिस्से आपस में जुड़े हैं। यानी जब कीव सोवियत रूस का हिस्सा था तभी से किले के तौर पर तैयार किया गया था। ऊंची ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और बड़े बड़े पार्कों वाला कीव सिर्फ यूक्रेन देश की राजधानी नहीं बल्कि रूस की संस्कृति का हिस्सा है। रूस और यूक्रेन की साझी संस्कृति का ये केंद्र अब तबाह हो रहा है और उसे वही उपाय बचा रहे हैं जो शीत युद्ध के दौर में कीव के नागरिकों को बचाने के लिए सोवियत रूस ने तैयार किया था और खुद ही खड़े किए गए किलों को रूस तोड़ नहीं पा रहा। भले ही बमबारी और मिसाइलों से कीव बर्बाद हो रहा है, लेकिन परम सत्य ये है कि जब तक कीव पर रूस का कब्जा नहीं होगा, पुतिन का यूक्रेन प्लान अधूरा रहेगा। संबंध नहीं। यूक्रेन से जंग छिड़ने के बाद पहली बार रूस की तरफ से कोई अंतरिक्ष में पहुंचा है। वो ये तीनों अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने 2 दिन पहले कजाकिस्तान के बाइकोनूर में मौजूद अपने देश की लॉन्च सुविधा से अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की थी, जहां पहुंचने के बाद वो 4 अमेरिकी, 2 रूसी और 1 जर्मनी के रहने वाले अंतरिक्ष यात्री के साथ शामिल हो गए। वहीं यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी होने के बाद यूक्रेन की फौज ने दुश्मन पर पलटवार किया। यूक्रेन क्या 48 घंटे में इमरान खान का तख्ता पलट होगा? आइए इसी पर रिपोर्ट दिखाते हैं। 2018 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से इमरान खान सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। इमरान खान की कुर्सी का जाना लगभग तय हो चुका है। सेना प्रमुख बाजवा नियाजी के खिलाफ हैं। विपक्ष इमरान के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद किए हुए है। अविश्वास प्रस्ताव की तलवार इमरान खान के सर पर लटक रही है और पक्ष साथी विपक्ष दोनों ही तरफ से राजनीति का खेल शुरू हुआ है। कौन किसे मात देगा इसका पता अगले कुछ घंटों में चल जाएगा। इमरान की छुट्टी का काउंटडाउन शुरू। पता है कि ये गेम आप हार चुके हैं और अगला इलेक्शन भी जो है वो आपके हाथ से चला गया है। तख्ता पलट की डेट लॉक। इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, इनकी धमकियों में नहीं आएंगे और डंडे का जवाब डंडे से देंगे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। बाजवा का फरमान, कुर्सी छोड़ो इमरान। बुज़दिल कप्तान भाग रहा है, अदम एतमाद का बोझ से भाग रहा है, इस हद तक भाग रहा है कि उसने अपना स्पीकर से कॉन्स्टिट्यूशन तुड़वाया है। नियाजी सरकार और कितने घंटे? इस्लामाबाद में पहुंच के बताए दुनिया को कि हम सच के साथ खड़े हैं।
हम अच्छाई के साथ खड़े हैं, हम इन चोरों के खिलाफ खड़े हैं, हम इन डाकुओं के खिलाफ खड़े हैं। नियाजी की सत्ता जाने वाली है। कौमी असेंबली का अहम तरीन इजलास 25 मार्च को होगा। इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन जारी। ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया इजलास 25 मार्च की सुबह 11 बजे पार्लियामेंट में होगा। पाकिस्तान आर्मी ने बदला पैंतरा। पाकिस्तान की हुकूमत में इमरान खान का गेम ओवर होने वाला है। अगर कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं हुआ तो इमरान खान अब 48 घंटे से भी कम वक्त के प्रधानमंत्री हैं। नियाजी के हाथ से बहुत ही जल्द वजीर आजम की कुर्सी जाने वाली है। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की बैठक शुरू होने में 12 घंटे रह गए हैं। 22 और 23 तारीख को इस्लामाबाद में OIC की बैठक है। इसके बाद इमरान खान के खिलाफ विपक्षी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव लाएंगी। ये मोशन पार्लियामेंट में 25 मार्च को लाया जाएगा। देखिए, कानून के मुताबिक 14 दिन के अंदर कौमी असेंबली का इजलास बुलाना होता है रिक्वेजिशन जमा होने के, और उसके बाद फौरी तौर पे जो है वो तहरीक अदम एतमाद के लिए जो तहरीक है उसको पेश किया जाता है। उस तहरीक के ऊपर 3 दिन से लेकर 7 दिन तक बाकायदा बहस की जाती है। अब 3 दिन कर लें, 7 दिन तक कर लें, और उस बहस के बाद तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवा दी जाती है 7वें दिन। इमरान की पार्टी PTI के पास पार्लियामेंट में बहुमत नहीं है। उनकी ही पार्टी के 24 सांसदों ने इमरान के खिलाफ बगावत कर दी है। ऐसे में इमरान का जाना पक्का माना जा रहा है, क्योंकि इमरान के पास अब सरकार में बने रहने के लिए जरूरी संख्या बल भी नहीं बचा है। इमरान के पास करीब 145 सांसद हैं। बहुमत का आंकड़ा 172 है। वहीं विपक्ष के पास अब करीब 200 सांसद हैं। माना जा रहा है कि 25 या 28 मार्च को पाकिस्तान की संसद में इमरान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इमरान और उनके मंत्री जानते हैं कि वोटिंग में नियाजी सरकार का गिरना तय है। खबरें तो यहां तक हैं कि विपक्ष के साथ ही अपनी पार्टी के उन सांसदों को भी धमकाया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ वोट दे सकते हैं। ये सांसद फिलहाल इस्लामाबाद के सिंध हाउस में रुके हुए हैं, जहां भारी बवाल की खबरें हैं। तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको अपडेट दें इस्लामाबाद सिंध हाउस की, जहां पर PTI के कारकुनान की जानिब से एहतजाज जारी था और सिंध हाउस में दाखिल होने की कोशिश भी की गई है। PTI कारकुन सिंध हाउस के बैरियर पर चढ़ गए। सिंध हाउस में तैनात पुलिस और कारकुन आमने सामने आ गए। मनाजिर आप इस वक्त देख सकते हैं, दरवाजे पर तोड़ फोड़ की जा रही है। अपनी सरकार बचाने के लिए इमरान खान ने जनरल बाजवा और खुफिया अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से मुलाकात की थी। इसके बाद बाजवा और 3 वरिष्ठ सैन्य अफसरों ने इमरान को -1 फॉर्मूले के तहत इस्तीफा देने को कहा है। आगे बढ़े उससे पहले सेना के सुझाए इस -1 फॉर्मूला को भी समझ लीजिए। -1 फॉर्मूला का मतलब है कि इमरान खुद इस्तीफा दें और अपनी ही पार्टी के किसी और नेता को प्रधानमंत्री बना दें। लेकिन पाकिस्तान में चर्चाएं हैं कि इमरान खान इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार का गिरना लगभग तय है और विपक्ष सरकार बनाने की कोशिश में पूरी तरह से जुट गया है। कितने दिन रहेगा उसका फैसला हमने उस मौके पर करना है, लेकिन अदम एतमाद की तारीख तक लोग तैयार रहे कि इस दौरान में वो शायद इस्लामाबाद ही में रहेंगे। तो हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। उनको हम छोटे का दूर याद दिला देंगे। जिस तरह उनको धमकियां दी है, कोई मजाक की बात है कि उन्हें पब्लिक को गुलाम समझ रखा है। हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, इनकी धमकियों में नहीं आएंगे और डंडे का जवाब डंडे से देंगे और पत्थर का जवाब पत्थर से। ये बुज़दिल इमरान पहले दिन से अपना शिकस्त नजर आ रहा है और पहले दिन से वो हर कोशिश कर रहा है कि इस अमल से भागे।
अगर उसको वायलेंस इस्तेमाल करना पड़े तो वायलेंस इस्तेमाल करे, मगर वो अगर नहीं खेल सकता तो वो किसी को नहीं खेलने देगा। हम इस शख्स को इस मुल्क की किस्मत के साथ नहीं खेलने देंगे। विपक्षी पार्टियां और पाकिस्तान की सेना को इंतजार सिर्फ ओआईसी की बैठक का है, लेकिन खबरें तो यहां तक हैं कि बैठक से पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने भी इमरान से कुर्सी छोड़ने को कह दिया है। पाकिस्तान में ओआईसी की बैठक के बाद इमरान खान को पीएम पद से इस्तीफा देना होगा। इमरान खान अपने ही मुल्क में कोर फ्रंट वॉर झेल रहे हैं। अब पाकिस्तान सेना ने इमरान खान से दूरी बना ली है। इमरान के खिलाफ बिलावल ने मोर्चा खोल रखा है। नियाजी हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के टारगेट पर है। नवाज शरीफ की पार्टी ने भी इमरान खान के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। जो आपने कल्चर बदतमीजी का, बदतहजीबी का पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, मैं बतौर माँ अपनी पाकिस्तान की माओं से ये गुजारिश करती हूँ कि आजकल जब एक ज़हनी तवाज़न ख़राब शख्स अगर टीवी पर आकर बदतमीजी करता है और बदतमीजी की तरगीब देता है, तो अपने बच्चों को काइंडली वहाँ से उठा दिया करें कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के अंदर ये कल्चर जो है वो सरायत करे। इमरान खान का साथ ना तो पाकिस्तान की सेना दे रही है और ना ही उनकी पार्टी विपक्षी दलों के हमलों का सामना कर पा रही है। इमरान खान का पीएम के पद से इस्तीफा देना तय हो चुका है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के साथ अब सेना भी सुपर एक्टिव हो गई है। इन लोगों ने सबने इलेक्शन लड़ने हैं, ये सियासी लोग हैं, वो तो अपने हलकों में नहीं जा सकते। इस बना पर कि इमरान खान नियाजी ने 4.25 साल में कौम का पैसा और वक्त बर्बाद कर दिया। ना कहीं स्कूल बना, ना कोई कॉलेज बना, ना कोई अस्पताल बना, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई सड़क बनाई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाक सेना के अधिकारियों ने इमरान से इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी की बैठक के बाद इस्तीफा देने को कह दिया है। ओआईसी इस्लामिक देशों का संगठन है। 57 देश ओआईसी के सदस्य हैं। ओआईसी में सऊदी अरब का दबदबा माना जाता है। मौजूदा हालात में इमरान खान ओआईसी को ढाल बनाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन सेना की चौकसी ने इमरान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इधर सिंध के सूचना प्रसारण मंत्री अल्ताफ अता सईद ने इमरान खान पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने अपने ही पीएम को पागल जुनूनी करार दिया। तुम शादियों में नहीं जा सकोगे, इसका मतलब ये लोगों को कह रहा है अगर ये नजर आए तो उन पे हमले करो। कह रहा है तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, इसका मतलब ये है कि उनके बच्चों पर स्कूलों में हमले करो। और ये कह रहा है कि उनके बच्चियों के रिश्ते नहीं होंगे। मतलब इस तरह की बातें करने पर मैं वजीर आजम को पागल ना कहूं तो और क्या कहूं? मैं वजीर आजम को जुनूनी ना कहूं तो मैं क्या कहूं? मैं वजीर आजम को इस मुल्क में अनारकी और बदअमनी फैलाने वाला आदमी ना कहूं तो और क्या कहूं? मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आदमी घबराहट से, बौखलाहट से, सटपटाहट से निकल के पागलपन की इंतहा पे पहुंचा हुआ है। इमरान के तख्ता पलट की तैयारी से पाकिस्तान में सियासी भूचाल आना तय है। इमरान खान के लिए पाकिस्तान में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हर कीमत पर हुकूमत को घर भेजना है। तहरीक अदम एतमाद के लिए अरकान की तादाद 190 से भी बढ़ गई। इत्तेहादी इसके अलावा हैं। इत्तेहादियों को कोई गारंटी नहीं दी गई। मौलाना फजलुर रहमान की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर सरकारी मुलाजमीन को तोसी मिलती रहती है। अगर कानून है तो आर्मी चीफ को भी तोसी मिल सकती है। -1 फार्मूला ज़ेर बहस नहीं आया। इत्तेहादियों का मशवरा हो सकता है, कोई चोर है तो सामने लाए। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने एक बयान के चलते घिर गए हैं। इमरान खान ने यूक्रेन रूस की जंग के बीच भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की। पाकिस्तान की दरगाही में एक रैली को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं भारत की विदेश नीति की तारीफ करता हूं। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं।
क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। इस बयान के बाद इमरान विरोधियों के निशाने पर है। पाकिस्तान में इमरान खान का मशहूर डायलॉग, आपने घबराना नहीं है, अब खुद उन्हीं के लिए मुसीबत बन गया है, जमकर खरी खोटी सुनाई जा रही है। पहले ये बताएं कि अब आपको आज याद आ गया कि इंटरनेशनल साजिश हो रही है आपके खिलाफ और दूसरे मुल्क इन्वॉल्व हैं आपके खिलाफ साजिश करने में, और आप कहते हैं कि हम खुद मुख्तार हैं। कल आपने भारत की तारीफ भी की, खुद मुख्तारी की, और मैं क्योंकि खुद मुख्तार हूँ, मेरी खुद मुख्तार एक फॉरेन पॉलिसी है, तो उसकी सजा मुझे मिली है, तो मैं आपको आईना दिखाना चाहती हूँ। कहा जाता है कि पाकिस्तान में जब से इमरान ने कुर्सी संभाली है, महंगाई वाले मोर्चे पर उन्होंने मुंह की खाई है। पाकिस्तानी अवाम को अब एक तरफ महंगाई मार रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी हुक्मरान हर दिन या तो कर्जा ले रहे होते हैं या लेने का प्लान बना रहे होते हैं, या फिर कटोरा लेकर किसी मुल्क के सामने खड़े होते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मुल्क पर 50 करोड़ रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान ने चीन, यूएई, सऊदी अरब, वर्ल्ड बैंक, IMF से कर्ज लिया हुआ है। इमरान सरकार की कंगाली का आलम यह है कि एक एक डॉलर के लिए वो दुनिया को दुआएं दे रही है। पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। अगर उसने समय पर लोन वापस नहीं किया तो उसे दिवालिया भी घोषित किया जा सकता है। इसके बावजूद हालात सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इमरान सरकार की हालत आमदनी अठन्नी और खर्चा 5 रुपए वाली है। पाकिस्तान में ये कहावत भी मशहूर है कि जब सत्ता जाने वाली होती है तो अपने ही साथ छोड़ने लगते हैं, करीबी ही बारी बारी से बिछड़ने लगते हैं। इमरान के करीबी दोस्त और उनकी ही पार्टी के सांसद आमिर लियाकत को सुनिए। साफ है इमरान के अपने तो खरी खोटी सुना ही रहे हैं। सेना भी अब इमरान को बाय बाय करने के पूरे मूड में है और रही सही कसर विपक्ष की बगावत ने पूरी कर दी है। इमरान का जाना अब तय हो गया है। कहते हैं इमरान खान जब पाकिस्तान के वजीर आजम बने थे, उनकी पार्टी पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हुई थी, तब भी ये पाकिस्तान आर्मी के चलते ही मुमकिन हो सका था। उन्हें फौज का लाडला कहा जाता था, लेकिन हालिया वक्त में नियाजी आर्मी की गुड लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। इसलिए सियासी गलियारे से लेकर पाकिस्तान के गली मोहल्लों तक ये बात आम हो चली है कि इमरान अपनी हुकूमत के घंटे गिन रहे हैं।